बिस्मिल्लाहि सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन सुम्मा अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला आज हमारा जो है रिव्यू डे रहेगा और आज हम जो अब तक हमने डे 33 तक अरबी ज़बान के अंदर जो हम ग्रामर सीख रहे थे, अरबी ज़बान की जो ग्रामर सीख रहे थे उसको वापस से रिव्यू करने की कोशिश करेंगे बहुत जल्दी से इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले डे फर्स्ट जब हमने कोर्स की शुरुआत ही करी थी तब हमने क्या सीखा, तब हमने अरबी ज़बान के बारे में थोड़ी बातें जानी। क्या बातें जानी हमने? हमने ये बातें जानी कि जो अरबी ज़बान होती है कितने तरह की होती है, 3 तरह की। एक पहले पहले नंबर पर स्ट्रीट अरेबिक, यानी कि जो भी इलाका है, जो भी मकाम है, उस मकाम में जो बोली जाने वाली जो अरबी है उसे हम स्ट्रीट अरेबिक कहते हैं। ठीक है। दूसरी कौन सी है? दूसरी है हमारी मॉडर्न अरेबिक या फिर स्टैंडर्ड अरेबिक, जिसे हम अरबी में फुसहा कहते हैं। और फुसहा का इस्तेमाल कहाँ होता है? जितने भी जो भी किताबें लिखी जाती है अरबी के अंदर, जितने भी टेक्स्ट बुक लिखी जाती है, जितना भी जो काम बुक की फॉर्म के अंदर होता है, या फिर जो न्यूज़पेपर या जो एंकर होता है वो जिस अरबी ज़बान के अंदर न्यूज़ पढ़ता है उसे ऑफिशियल अरबी या फिर उसे फुसहा कहा जाता है, जो कि कुछ रूल्स है उनको फॉलो करती है और ये एक कॉमन ग्राउंड प्रोवाइड करती है अरबियों को कि जो फुसहा होती है अगर वो आती है आपको तो फिर उसके जरिए से आप जितने भी अरेबिक टेक्स्ट हैं उनको बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर आती है हमारी क्लासिकल अरेबिक या फिर लिसानुल अरब। जो एंशियंट अरब है, जो कि 1400-1500 साल पुराने अरब हैं, उनकी जो जबान है उसे कहा जाता है क्या? लिसानुल अरब। और कुरान करीम की जो जबान है वो ना तो स्ट्रीट अरेबिक है ना ही वो फुस्ता है, बल्कि वो कौन सी जबान है? वो जबान है लिसानुल अरब। और ना केवल कुरान की बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अहादीस मुबारक हम तक आई है उनकी भी जबान कौन सी है? लिसानुल अरब। तो इसलिए हम जो हमारा ये जो कोर्स है उसके अंदर किस पर फोकस कर रहे हैं? लिसानुल अरब पर। ठीक। फिर उसके बाद हमने आपको ये बताया कि जबान पढ़ने के कितने एक्सपेक्ट होते हैं। उसमें रीडिंग शामिल है, राइटिंग शामिल है, अंडरस्टैंडिंग शामिल है, स्पीकिंग शामिल है। ये मेनली ये जो 4 चीजें होती हैं वो उसके अंदर शामिल होती है। और हमारा जो फोकस एरिया है इस कोर्स का वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। हम जो काम करेंगे वो किस पर काम करेंगे? वो हम काम करेंगे इंशाल्लाह अरबी जबान को सीखने के ऊपर। ये बात आपको बताई गई थी। फिर आपको एक चार्ट के जरिए से कोई भी जबान किस तरह से इवोल्व होती है, किस तरह से फॉर्म होती है, वो बताया गया था। वो एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ आपको लिखकर कि सबसे पहले क्या, हर किसी भी जबान के कुछ लेटर्स होते हैं, यानी कि अक्षर होते हैं या हरूफ होते हैं, जिनके जरिए से वो जो जबान होती है उसके अल्फाज बनते हैं। लेटर्स से क्या बनते हैं? वर्ड्स। वर्ड्स से क्या फॉर्म होते हैं? फ्रेगमेंट्स। और फ्रेगमेंट से क्या फॉर्म होते हैं? हमारे सेंटेंसेस। और सेंटेंसेस बहुत सारे मिलकर हमारी लैंग्वेज को फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो लेटर्स से फिर वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट से सेंटेंस, और सेंटेंस मिलकर पूरी की पूरी लैंग्वेज को फॉर्म कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो लेटर्स हैं, आप इस कोर्स के बारे में जब आपको शुरुआत में बताया गया था कि प्री रिक्विजिट यही है कि आपको अरबी जबान के लेटर्स से वाकफियत होनी चाहिए, आपको उनकी रीडिंग आनी चाहिए, आप उन्हें पहचानने वाले हो। तो लेटर्स हमें आते थे और हमने शुरुआत हमारे कोर्स की करी थी वर्ड्स की, फिर हमने फ्रेगमेंट्स के ऊपर बात करी, और जो सेंटेंस है वो हम अपने एडवांस कोर्स के अंदर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया? हमने अरबी जबान के वर्ड्स और इनसे बनने वाले फ्रेगमेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया। और अगर सेंटेंस की भी बात करें हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हाँ एडवांस चीजें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सेंटेंस के अंदर भी हमने जुमला इसमिया और जुमला फेलिया अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर सीख लिया था। ठीक है। जिसके अंदर जुमला इसमिया तो हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा, और जुमला फेलिया के अंदर हमने फेल मादी, फेल मुदारे, फेल अम्र, फेल नहीं सीखा। अभी इसके बारे में और बताएंगे हमने क्या क्या चीज उसके अंदर की। तो सबसे पहले वर्ड्स। वर्ड्स के ऊपर हमने बात करी तो अरबी जबान के अंदर कितने तरह के वर्ड्स होते हैं? अरबी जबान के अंदर
तीन तरह के वर्ड्स होते हैं, इसम, फेल और हर्फ। ठीक है, इसम, फेल, हर्फ। इसमें क्या डेफिनेशन होती है? अरबी जबान के वो अल्फाज जो किसी शख्स के, किसी जगह के, किसी काम के, किसी भाव के नाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसे हम इसम कहते हैं। और न केवल नाम बल्कि नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले जो अल्फाज होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, वो भी इसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं। जो भी है ना के नाम से एडजेक्टिव होते हैं, यानी कि जो किसी शख्स की या किसी चीज की सिफत या खुसूसियत बता रहे होते हैं, वो भी इसम की कैटेगरी के अंदर फॉलो करते हैं। और वो लफ्ज जो कि किसी काम की खुसूसियत को बता रहे होते हैं, वो भी इसम की कैटेगरी के अंदर फॉलो करते हैं। यानी कि इसम कैटेगरी के अंदर क्या क्या है? किसी भी चीज का नाम, जगह का नाम, इंसान या कोई भी लिविंग बीइंग है उसका नाम, और किसी आइडिया या किसी भाव या किसी ख्याल का नाम, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रोनाउन। ये सारे के सारे आपकी किस कैटेगरी के अंदर है? इसम के अंदर। फिर हमने प्रोनाउन के अंदर भी आपको कैटेगरी बताई थी कि प्रोनाउन भी तीन तरह के होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि इंग्लिश जबान के अंदर जो हम ही, शी, यू, वी इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी भी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जिन प्रोनाउंस का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जिसे हम इस्मुल इशारा या पॉइंटर्स भी कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर दिस, दैट, बोथ ऑफ दीज, बोथ ऑफ दोज, इस तरह के जो अल्फाज आते हैं वो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर। रिलेटिव प्रोनाउन वाली जो कैटेगरी है उसे हमने सिर्फ याद कर छोड़ दिया था। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन वो अल्फाज जो कि किसी चीज के रिलेशन को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि इंग्लिश के अंदर डेट या विच, और हमारी जबान के अंदर जो का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी जो अल्फाज की कैटेगरी है वो इसम के अंदर चली जाती है। फेल, फेल किसे कहते हैं? अरबी जबान के वो अल्फाज जो वक्त की कैद के साथ आते हैं, उन्हें फेल कहा जाता है। वक्त की कैद का मतलब क्या है? कि हमेशा अपना वक्त बता रहे होंगे, या तो ये पास्ट में होंगे, या तो ये प्रेजेंट में होंगे, या तो ये फ्यूचर के अंदर होंगे, और इनके साथ हमेशा डूअर आएगा। और जब हमने आपको इंट्रो में बताया था कि ये है क्या नाम से सेंटेंस भी फॉर्म करते हैं, और जब हमने फेल का मुताला करा तो हमें पता चला कि जो फेल है वो कभी भी अकेला नहीं आता, वो डूअर के साथ आता है और हमेशा सेंटेंस फॉर्म करना होता है। तो ये बेसिकली फेल की डेफिनेशन है। दोबारा सुन लीजिए, अरबी जबान के वो अल्फाज जो वक्त की कैद के साथ आए, जो हमेशा डूअर के साथ आए और जो सेंटेंस फॉर्म करे, उसे हम फेल कहते हैं। तो इसी तरह अभी जो आपने डेफिनेशन सुनी, तो आप आराम से अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसम और नाउन के अंदर क्या फर्क है, और फेल और वर्ब के अंदर क्या फर्क है। शुरुआत के अंदर हमने इनको सिनोनिमसली ही इस्तेमाल किया था, इनके फर्क को हम अच्छी तरह से नहीं समझ पाए थे, लेकिन शुरुआत में आपको ये बताया गया था कि इसम और नाउन के अंदर फर्क है, और जैसे जैसे हमने इसम का मुताला करा तो वो फर्क और वाज़ेह होकर हमारे सामने आ गया। और अभी जो डेफिनेशन आपको बताई है उसके उसके जरिए से भी आप इसम और नाउन का क्या फर्क है वो जान गए हैं, और फेल और वर्ब का क्या फर्क है वो भी आप जान गए हैं। ब्रीफ में कहा जाए तो इसमें एक ब्रॉड टर्म है, नाउन उसका एक पार्ट है, फेल भी एक ब्रॉड है, और वर्ब उसका एक सिर्फ हिस्सा है। ठीक है, इसमें नाउन के अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एक्सेट्रा। फेल के अंदर वर्ब के अलावा डूअर भी आता है, एक ये एक्स्ट्रा चीज है। और फेल जो है अरबी जबान के अंदर हमेशा सेंटेंस फॉर्म करते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने हर्फ का मुताला किया। हर्फ 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 के बारे में, आप हर्फ की डेफिनेशन क्या है? हर्फ की डेफिनेशन ये है कि अरबी जबान के वो अल्फाज जो खुद का कोई मायने ना रखते हो, उनको दूसरे अल्फाज के साथ आने की जरूरत हो, उन्हें हम हर्फ कहते हैं। यानी कि इनका अगर ये खुद अकेले आ रहे हैं तो कोई मायना नहीं देंगे, लेकिन अगर इसमें या फेल के साथ आ रहे हैं तो फिर कोई मायने देंगे। तो जो जब हमने फ्रेगमेंट्स पढ़े और सेंटेंसेस पढ़े, और जब हमने फेल का डिटेल में मुताला करा, तो जो हर्फ साथ में आए, जो हर्फ इसम और फेल के साथ आए, उनका हमने उन्हीं के साथ मुताला कर लिया था। और अभी जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो फिर वो लफ्ज वापस से हमारे आ जाएंगे।
یعنی کہ حرف کو ہم نے الگ سے کیٹیگری بنا کر اسٹڈی نہیں کری، بلکہ اسم کے ساتھ جو موسٹ کامنلی حرف آتے ہیں ان کا ہم نے مطالعہ کیا، اور جو فعل کے ساتھ جو حرف آتے ہیں ہم نے ان کا مطالعہ کیا۔ تو یہ 3 طرح کے ہمارے ورڈس تھے عربی زبان کے۔ پھر اس کے بعد ہم کہاں آئے؟ ورڈس اچھے سے سمجھنے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم فریگمنٹس پر آئے، لیکن فریگمنٹس پہ جانے سے پہلے ہم نے اسم کو بہت اچھی طرح سے سمجھا تھا۔ تو جو اسم ہے اس کو ہم نے سمجھا تھا۔ اسم کے اندر ہم نے پہلا سبق کیا سمجھا تھا؟ اسم کے اندر ہم نے یہ جانا کہ کوئی بھی جو اسم ہو اس کی کتنی پراپرٹیز ہوتی ہیں؟ 4 پراپرٹیز ہوتی ہے، ان کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ وہ 4 پراپرٹیز کون کون سی ہے؟ نمبر 1 تھا ہمارا اسٹیٹس، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اعراب۔ دوسرا کیا تھا ہمارا؟ نمبر، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عدد۔ تیسرا ہمارا تھا جینڈر، اور 4 ہمارا ٹائپ، یعنی کہ قسم۔ اعراب، عدد، جنس، قسم، ان کا مطالعہ ہم نے ہمارا جو اسم تھا اس کی 4 پراپرٹی کے اندر ان 4 چیزوں کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ پھر سب سے پہلے ہم نے اسٹیٹس یعنی کہ اعراب کے بارے میں جاننا شروع کیا تھا۔ اعراب کا مطلب کیا ہے؟ اسٹیٹس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسٹیٹس جو ہوتا ہے اس میں کسی بھی سینٹینس کے اندر یا جس جگہ بھی آ رہا ہوتا ہے اس جگہ پر کیا رول پلے کر رہا ہے اس کا پتہ ہمیں کس طرح چلتا ہے؟ اسٹیٹس سے۔ عربی زبان کے اندر اسم کے کتنے اسٹیٹس ہو سکتے ہیں؟ 3 اسٹیٹس۔ کون کون سے؟ رفع، نصب اور جر۔ کون کون سے؟ رفع، نصب اور جر۔ 1 منٹ میں اس کو اور اچھے سے کر دیتا ہوں تاکہ ساری کی ساری چیز بورڈ کے اوپر ہمارے سامنے آ جائے۔ ٹھیک۔ ہاں، تو اسٹیٹس کے اندر ہم نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلا اسٹیٹس کا ہم نے مطالعہ چالو کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے اسٹیٹس کے اندر اسٹیٹس کے ٹائپ جانے۔ اسٹیٹس کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ رفع، نصب، جر۔ رفع، نصب، جر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب سیکنڈ لیسن جو تھا ہم نے یہ جانا کہ ان کو پہچاننا کیسے ہے، ہاؤ ٹو ٹیل اسٹیٹس۔ یہ ہمارا سیکنڈ لیسن تھا اسٹیٹس میں۔ تو پہلے اپنے ٹائپ جانا۔ ٹائپ کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ جو اسٹیٹس کے اعتبار سے اس میں 3 طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو رفع ہوگا، یا تو نصب ہوگا، یا تو جر ہوگا۔ رفع کا مطلب ڈوور، ہم نے آپ کو یہ ڈیفینیشن بتائی تھی کہ جب ڈوور کی فارم کے اندر ہوگا تو اسم جو ہے حالت رفع کے اندر آئے گا، اور جب ڈیٹیل ہوگی تو حالت نصب کے اندر آئے گا۔ جر آف کے بعد آنے والے یا تا سے پہلے آنے والے اسم کو ہم نے جر کہا تھا۔ یہ بیسک ڈیفینیشن آپ کو تب بتائی گئی تھی۔ دھیرے دھیرے ان ڈیفینیشن کو ہم نے ایلوبریٹ بھی کیا، لیکن ابھی ہم واپس سے وہی بیسک ڈیفینیشن آپ کو یہاں بتا رہے ہیں۔ تو سیکنڈ چیز ہم نے کری ہاؤ ٹو ٹیل اسٹیٹس۔ اسٹیٹس بتانے کے طریقوں کو ہم نے جانا۔ وہ کتنے طریقے، اس کے اندر کتنی کیٹیگری تھی؟ 2 طریقے سے ہم اسٹیٹس بتا سکتے ہیں۔ یا تو ہم اسم کے اندر اینڈنگ ساؤنڈ ہے تو وہ اینڈنگ ساؤنڈ دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں، اور دوسری چیز کیا تھی؟ اینڈنگ کمبینیشن۔ اینڈنگ ساؤنڈ اور اینڈنگ کمبینیشن کے ذریعے سے ہم اسٹیٹس بتا سکتے ہیں، اور اس کو ہم نے آسانی سے یاد کرنے کے لیے کیا کیا تھا؟ ہم نے مسلم چارٹ اور مسلمہ چارٹ یاد کیا تھا۔ مسلم چارٹ میل تھا، مسلمہ چارٹ فیمیل تھا۔ واپس سے اس چارٹ کو دوہرا لیجیے۔ مسلمن، مسلمن، مسلمین، مسلمانی، مسلمین، مسلمین، مسلمون، مسلمین، مسلمینا، مسلمتن، مسلمتن، مسلمتین، مسلمتان، مسلمتین، مسلمتین، مسلماتن، مسلمات، مسلمات۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہمارا چارٹ تھا جس کے ذریعے سے ہم نے اینڈنگ ساؤنڈ اور اینڈنگ کمبینیشن سمجھے تھے، جس کے اندر جب ان، ان، اور اگر فیمیل چارٹ کی بات کریں تو تن، 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 یہ ہمارے کیا ہیں؟ یہ ہمارے اینڈنگ ساؤنڈز ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور آنی، اینی، اینی، تانی، تینی، تینی، اونا، اینا، اینا، آتن، 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 یہ سب ہمارے کیا ہیں؟ اینڈنگ کمبینیشن۔ یعنی کہ جو سنگولر والی لائن ہے اس کے اندر چاہے وہ مسلم چارٹ کی ہو چاہے مسلم چارٹ کی ہو،
वो उसमें हमारे एंडिंग साउंड है, और जो पेयर और प्लूरल वाली लाइन है उनके अंदर एंडिंग कॉम्बिनेशन है। उन या तुन ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रफा को रिप्रेजेंट करते हैं। अन या तन ये नसब को, इन या तिन ये जर को, माशाल्लाह। और आनी या तानी ये दो रफा को, ऐनी या तैनी दो नसब और दो जर को, क्योंकि वो सेम टू सेम है। फिर उसके बाद ऊना जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? थ्री रफा यानी कि प्लूरल रफा मैस्कुलिन का, और आतुन ये हमारा ये भी रफा को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लूरल के लिए, लेकिन फीमेल वाला। और आतुन के बाद ऊपर मेल चार्ट के अंदर दूसरे नंबर पे क्या है? सॉरी, ऊना के बाद क्या है? ईना ईना। ईना ईना किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्लूरल नसब और जर मैस्कुलिन चार्ट के अंदर। और फीमेल चार्ट की प्लूरल और नसब जर की बात करें तो हम क्या है? आतिन आतिन। तो आतिन आतिन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये एंडिंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल नसब और जर को, जो कि प्लूरल है। ठीक है, तो ये चीज हमने समझी थी वहां पर, और इसके जरिए से हमने किसी भी इसम का जो स्टेटस है वो बताना सीखा था। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमने जो थर्ड चीज थी वो क्या की थी? थर्ड चीज हमने कंसेप्ट पढ़ा था लाइट वर्सेस हेवी वर्सेस रेलिवेंट। ठीक हो गया। तो ये एंडिंग्स थर्ड लेसन जो था हमारा स्टेटस बताने के बाद, वो हमने लाइट वर्सेस हेवी वर्सेस रेलिवेंट कहा था। लाइट वर्सेस हेवी के अंदर क्या क्या चीजें हैं? लाइट वर्सेस हेवी के अंदर क्या क्या मसला है? लाइट और हेवी का मतलब ये है कि जो चार्ट हमने मुस्लिम और मुस्लिमतुन चार्ट याद किया है वो हमारे हेवी हैं। उनको लाइट बनाने के लिए क्या किया जाएगा? जो एक्स्ट्रा ना का साउंड आ रहा है, नून का साउंड आ रहा है लास्ट के अंदर, उसे रिमूव कर दो। जब एंडिंग साउंड के अंदर से ना का साउंड रिमूव करेंगे तो क्या होगा? जो तनवीन है वो सिंगल हरकत की शक्ल में बाकी रह जाएंगी, और जो एंडिंग कॉम्बिनेशन वाले हैं उनके अंदर जो नून आ रहा है वो रिमूव हो जाएगा। अभी इससे पहले मैंने आपको मुस्लिम और मुस्लिमतुन चार्ट हेवी पढ़कर सुनाया था, अब मैं आपको लाइट चार्ट पढ़कर बता देता हूँ। हेवी चार्ट आपको पता ही है, लाइट में आपको वापस से पढ़कर बता रहा हूँ। नंबर 1 मुस्लिम चार्ट की बात करते हैं। मुस्लिमो, मुस्लिमा, मुस्लिमी, मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई, मुस्लिमू, मुस्लिमी, मुस्लिमी। ये हमारा मुस्लिम जो चार्ट है वो लाइट के अंदर हो गया। मुस्लिमतुन चार्ट की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा? मुस्लिमतु, मुस्लिमता, मुस्लिमती, मुस्लिमता, मुस्लिमतई, मुस्लिमतई, मुस्लिमातु, मुस्लिमाती, मुस्लिमाती। ये हमारा लाइट चार्ट हो गया। फिर हमने इररिलेवेंट वाली बात क्या है? इररिलेवेंट से मतलब क्या है कि जब भी किसी इसम के ऊपर अलिफ लाम लग जाए तो लाइट और हेवी का सवाल क्या हो जाएगा? इररिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है। और अलिफ लाम जो होता है वो किसी भी इसम को क्या बना देता है? वो उसे प्रॉपर बना देता है। खैर, और अलिफ लाम से मुतालिक जो अलिफ लाम से मुतालिक आपको एक स्पेशल बात बताई गई थी, वो क्या थी कि अलिफ लाम का किससे झगड़ा है? तनवीन के साथ। जब अलिफ लाम एंडिंग साउंड वाले इसम के आगे लग रहा होगा, जो तनवीन होगी वो गायब हो जाएगी और सिंगल हरकत से रिप्लेस हो जाएगी। बाकी उसके अलावा एंडिंग कॉम्बिनेशन के अंदर तनवीन नहीं आ रही होती है, तो वहां पर वैसा का वैसा ही वो बाकी रह जाएगा। इसे मैं वापस से बताने के लिए आपको अल लगाकर मुस्लिम और मुस्लिमतुन चार्ट भी वापस पढ़ देता हूँ। तो क्या होगा? अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना। ठीक है। मुस्लिमतुन चार्ट के आगे अगर अल लगाएंगे तो क्या होगा? अल मुस्लिमतु, अल मुस्लिमता, अल मुस्लिमती, अल मुस्लिमतानी, अल मुस्लिमतैनी, अल मुस्लिमतैनी, अल मुस्लिमातुन। गलत हो जाएगा क्योंकि तुन के अंदर ता पर तनवीन आ रही है। अलिफ लाम तो किससे झगड़ा है? तनवीन से। तो तनवीन को हम हटाएंगे तो क्या बोलेंगे? अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमाती। ठीक है, अलिफ लाम वाला भी क्लियर हो गया। और अब मैंने आपको ये बताया था लाइट वर्सेस हेवी पढ़ते वक्त कि कोई भी इसम है उसकी डिफॉल्ट पोजीशन क्या है? हेवी। लाइट होने के लिए उसे कुछ ना कुछ रीजन होंगे जो उसे लाइट बना रहे होंगे। वो रीजन कौन कौन से हैं? वो रीजन कौन कौन से हैं? कोई, चलिए मैं ये बता देता हूँ क्योंकि रिव्यू डे है। वो रीजन को मैं आपके सामने पॉइंट आउट कर देता हूँ।
سب سے پہلے جو ریزن ہم نے پڑھا تھا وہ تھا پارٹلی فلیکسیبل جتنے بھی اسم ہیں وہ کیا ہوں گے ہمارے پارٹلی فلیکسیبل اسم جتنے بھی ہیں ہمارے وہ کیا ہوں گے لائٹ فارم کے اندر ہیں. دوسرا جو ہمارے مضاف ہیں تو آپ لوگ مضاف سمجھتے ہیں آف سے پہلے جو اسم آ رہا ہوگا وہ بھی ہمارا کیا ہوگا لائٹ ہوگا. اور یا کے بعد جو اسم آ رہا ہوگا وہ بھی ہمارا لائٹ ہوگا. ایک چوتھا اور ہے جو کہ ابھی تک آپ کے سامنے نہیں آیا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا. ابھی میں آپ کو صرف بتا دیتا ہوں کہ جب لا آئے, ٹھیک ہے, لا بہت ساری کیٹیگری کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لا نافیۃ للجنس اسے کہا جاتا ہے. جب یہ آئے اسم کے آگے تو اسم کا اعراب جو ہے وہ لائٹ ہو جائے گا. اگزامپل کے طور کے اوپر میں آپ کو بتاؤں, جیسے ہمارا جو کلمہ ہی ہے لا الہ الا اللہ, تو جو لا ہے, لا کے بعد جو الہ آ رہا ہے, الہ تو ایک اسم ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا الہ ہونا چاہیے تھا, لیکن وہاں پر کیا آتا ہے لا الہ الا اللہ, تو الہ آتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا. وہ الہ ہیوی کیوں نہیں ہے, لائٹ کیوں ہوا, وہ لائٹ ہوا ہمارے لا کی وجہ سے, کیونکہ یہ لا نافیۃ للجنس جو ہے وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو لائٹ کے اندر تبدیل کر دیتا ہے. تو عربی زبان کے اندر یہ چار ہی ریزن ہیں کسی بھی اسم کے لائٹ ہونے کے, یا تو وہ پارٹلی فلیکسیبل ہو, یا تو وہ مضاف ہو, یا وہ یا کے بعد آ رہا ہو, یا وہ لا کے بعد آ رہا ہو. لا بھی کون سا, لا نافیۃ للجنس, جو کیٹیگوریکلی نیگیشن کے لیے لا استعمال ہوتا ہے اسم کے ساتھ. جب وہ آ رہا ہو تو اب وہ اسم کو کس میں کنورٹ کر دے گا, لائٹ فارم کے اندر. ٹھیک ہو گیا. تو یہ لائٹ ورسز ہیوی والی بات بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی. اس کے بعد ہم نے اسٹیٹس کے اندر ایک چوتھی چیز پڑھی تھی جس کا ہنٹ آپ کو یہاں پارٹلی فلیکسیبل سے مل بھی گیا ہوگا, اور اس لیسن کا نام کیا تھا, اس لیسن کا نام تھا فلیکسیبلٹی, جو کہ ہمارا اسٹیٹس کا 4th لیسن تھا. ٹھیک ہے, اس کا نام تھا ہمارا فلیکسیبلٹی. فلیکسیبلٹی کے اعتبار سے اسم کتنے طرح کے ہوتے ہیں فلیکسیبلٹی کے, اور ہندی میں یا اردو میں کہنا چاہے تو آپ لچک بھی کہہ سکتے ہیں. لچک کے حساب سے جو اس میں کتنے طرح کے ہوتے ہیں, 3 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1 فلی لچکدار, فلی فلیکسیبل. بی پارٹلی فلیکسیبل, اور لاسٹ ہمارے نان فلیکسیبل. ٹھیک ہو گیا. تو فلیکسیبلٹی کے اعتبار سے اسم کتنے طریقے ہو گئے, فلی فلیکسیبل, پارٹلی فلیکسیبل, نان فلیکسیبل. جو ہم نے مسلم چارٹ یاد کیا ہے ہمارا ہیوی والا, وہ سارے کے سارے کیا ہیں, وہ ہمارے فلی فلیکسیبل ہیں. اور پارٹلی فلیکسیبل, نان فلیکسیبل کے اوپر ابھی ہم ذرا سی بات کریں گے, لیکن فلیکسیبلٹی کا یہ کنسیپٹ کیا ہے تو ہم ایک بار واپس سے یاد کر لیتے ہیں. عربی زبان کے اندر جو اسم ہے اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے اعراب کو, جو ہم نے چارٹ یاد کیا اس اعتبار سے بتا سکتے ہیں. رفع اور فلیکسیبلٹی کا قاعدہ کس پر لاگو ہوتا ہے, صرف جو سنگولر والی کولم ہے صرف اور صرف اس کے اوپر قائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سنگولر والی, پیئر اور پلورل والی سے فلیکسیبلٹی کا کوئی بھی سروکار نہیں ہے, صرف سنگولر والے کولم سے لینا دینا ہے. اور سنگولر والے کولم کے اندر ہم اعراب کیسے بتاتے ہیں, اگر ان یا او آ رہا ہے تو رفع, ان یا آ رہا ہے تو نصب, ان یا ای آ رہا ہے تو جر. ٹھیک ہے, تو فلی فلیکسیبل وہ ہوں گے جو لائٹ بھی ہو سکتے ہیں اور ہیوی بھی ہو سکتے ہیں, یعنی کہ ضرورت پڑنے کے اوپر وہ لائٹ بھی ہو سکتے ہیں, نارملی وہ ہیوی ہی ہوں گے, اور رفع کی حالت میں جب آ رہے ہوں گے تو ان ہوگا ان کے لاسٹ میں, اور نصب کی حالت میں آ رہے ہوں گے تو ان ہوگا, اور جر کی حالت میں آ رہے ہوں گے تو ان ہوگا. یعنی کہ تینوں اعراب بتانے کے لیے ان کے پاس 3 الگ الگ نشانیاں یا علامات موجود ہیں, 3 الگ الگ ساؤنڈ ان کے پاس موجود ہیں, تو انہیں ہم کہتے ہیں فلی فلیکسیبل. اور یہ ہیوی بھی ہو سکتے ہیں, لائٹ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایگزامپل ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ کیا ہے, محمد. تو محمد جو ہے وہ عربک
वर्ड है, हालत रफा के अंदर आएंगे तो मोहम्मदुन, हालत नसब मोहम्मदन, और हालत जर के अंदर मोहम्मदिन। ठीक हो गया। और लाइट होंगे तो मोहम्मदू, मोहम्मदा, मोहम्मदी। ठीक हो गया। तो ये लाइट वाला वर्जन भी हो गया और हैवी वाला वर्जन भी हो गया। तो फुल्ली फ्लेक्सिबल अल्फाजों को ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी हासिल होती है। पार्टली फ्लेक्सिबल अल्फाज क्या होते हैं, इनसे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी छीन ली जाती है। पहला रूल इनके ऊपर, पहली केस इनके ऊपर क्या आयत की जाती है, नंबर 1 आपको हमेशा लाइट ही होना होगा। तो ये इनके लास्ट के अंदर कभी भी तनवीन नहीं आ सकती। तो वो अल्फाज जो पार्टली फ्लेक्सिबल की कैटेगरी के अंदर आते हैं उन पर तनवीन कभी भी नहीं आएगी, हमेशा सिंगल हरकत ही आएगी। और सेकंड केस क्या लागू होती है कि आप पर मतलब कसरा, कि इनको ये कह दिया जाता है कि भाई आप पार्टली फ्लेक्सिबल है तो यू डोंट हैव कसरा, आपके नीचे जेर नहीं लग सकती। अब जेर नहीं लगती तो क्या होगा, हालत जर को तो जेर या कसरा रिप्रेजेंट करता है। तो पार्टली फ्लेक्सिबल बेचारों के साथ ये मसला होता है कि हालत नसब के अंदर भी इन पर फतहा लगता है और हालत जर में भी फतहा लगता है। जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसके जरिए से हमें पता चलता है कि ये कब नसब है और कब जर है। एग्जाम्पल की हम बात करें, या पहले हम पार्टली फ्लेक्सिबल में किन अल्फाजों को डाला गया है, तो दो कैटेगरी उस वक्त आपको बताई गई थी। वो दो कैटेगरी कौन कौन सी है, जितने भी नॉन अरेबिक नाम है वो सारे के सारे पार्टली फ्लेक्सिबल के अंदर आते हैं। और सेकंड नंबर पर जितने भी जगहों के नाम है वो भी पार्टली फ्लेक्सिबल के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, नॉन अरेबिक नेम है, यानी कि पार्टली फ्लेक्सिबल के अंदर चले गए। तो क्या क्या ये दो रूल उनके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, इब्राहिमुन, इब्राहिमन, इब्राहिमिन की लग्जरी उनको हासिल नहीं क्योंकि वो पार्टली फ्लेक्सिबल के अंदर चले गए हैं। तो क्या होगा, अब पहला रूल लगाएं तो लाइट ही होना होगा उन्हें, इब्राहिमु, इब्राहिमा, इब्राहिमी। लेकिन सेकंड रूल क्या है कि कसरा आ नहीं सकता, तो इब्राहिमी जैसा अरबी के अंदर कुछ होगा नहीं, तो मी को भी हमें वापस से नसब की तरह ही पढ़ना होगा। तो सही जो एराबी हालत होगी पार्टली फ्लेक्सिबल की वो क्या होगी, हालत रफा के अंदर इब्राहिमु, हालत नसब में इब्राहिमा, हालत जर में इब्राहिमा। इस चीज के लिए एक एक्सेप्शन है कि जो भी जगहों के नाम और जो भी अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम जो कि 3 अल्फाज के हैं और बीच वाले लेटर के ऊपर सुकून आ रहा है, तो अरब जो लोग हैं उन्होंने उनको पार्टली फ्लेक्सिबल से निकालकर फुल्ली फ्लेक्सिबल की कैटेगरी के अंदर डाल दिया है। जैसे कि लूत अलैहिस्सलाम का नाम लूतुन, लूतन, लूतिन, इस तरह से आपको कुरान में देखने को मिलता है। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारी आती है नॉन फ्लेक्सिबल की कैटेगरी। नॉन फ्लेक्सिबल इसमें उन अस्मा को कहा जाता है जिन्हें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी हासिल नहीं होती, यानी कि हालत रफा, हालत नसब, हालत जर के अंदर ये हमेशा हमेशा एक ही तरह की फॉर्म के अंदर आएंगे। और अक्सर अल्फाज जो अलिफ या से एंड होते हैं उनको नॉन फ्लेक्सिबल की कैटेगरी के अंदर डाला गया है। जैसे मूसा, तो हालत रफा के अंदर भी मूसा, हालत नसब के अंदर भी मूसा और हालत जर के अंदर भी मूसा अलैहिस्सलाम। ठीक हो गया। इसी तरह से जकरिया अलैहिस्सलाम का नाम जो है वो भी हालत रफा के अंदर भी जकरिया, हालत नसब के अंदर भी जकरिया और हालत जर के अंदर भी जकरिया। और अरबी की जबान के कुछ और जैसे पॉइंटर्स हैं, हाजा, तो हालत रफा में भी हाजा, हालत नसब में भी हाजा और हालत जर के अंदर भी हाजा। इसमें मौसूल जो आपको याद कराए थे अल्लज़ी, हालत रफा में भी अल्लज़ी, हालत नसब में भी अल्लज़ी, हालत जर में भी अल्लज़ी। तो ये हिंट के लिए याद कर लीजिए, जो अल्फाज अलिफ या या से इख्तिताम होते हैं अक्सर वो किस कैटेगरी के अंदर रहते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल के अंदर। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर पढ़ी थी। तो रिव्यू डे जो है हमारे कुछ दिन तक चलने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। तो आज हमने अरबी जबान के अंदर क्या क्या किया, मतलब आज हमने कितना रिव्यू किया, आज हमने रिव्यू किया बेसिक्स, अरबी कितने तरह की होती है, हम अरबी के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, अरबी के जो अल्फाज है वो कितने तरह के हैं, प्लस जो इसम है उसको हमने जो उसकी 4 प्रॉपर्टीज, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप, इनका मुताला कर लिया। मतलब इसके अंदर हमने स्टेटस को के अंदर जो 4 लेसन पढ़े थे उनको रिवाइज कर लिया। कल का जो दिन है उसके अंदर हम नंबर, जेंडर, टाइप और जो इसमें से बनने वाले जो फ्रेगमेंट्स है उनको हम पूरा का पूरा कवर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला।
छोटी क्लास इसलिए है आज की क्योंकि ये जो रिव्यू डे है इसके अंदर हम आपको बहुत सारा एक साथ बता रहे हैं आप, और अटेंशन स्पान नाम की भी एक चीज होती है कि अगर आपको अभी सारा ही बता दिया जाएगा, अब इसके आगे आपको बताया गया तो फिर वो दिमाग के अंदर उसको कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आज आपको जितना रिव्यू कराया गया है आप वापस से आपके नोट्स के जरिए से और जो हमने आपको नोट्स भेजे थे उनके जरिए से उन्हें वापस से खोलकर देखें, उन्हें पढ़ें, और जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं यानी कि नंबर, जेंडर, टाइप और इसमें से बनने वाले जो फ्रेगमेंट्स है वो उनको भी कर आए। तो तरतीब इसी तरह से रहेगी कि नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर नंबर, जेंडर, टाइप और फ्रेगमेंट्स को रिवाइज किया जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर जुमला इस्मिया जो है उसको रिवाइज कराया जाएगा, और उसके साथ साथ जो फेल हमने पढ़े हैं उनको भी एक साथ रिवाइज कराया जाएगा। तो 3 क्लास मतलब 2 क्लासें और रिव्यू की होनी है, एक कल और एक डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह ताला। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसके अंदर कोई दिक्कत आई हो तो क्या नाम से मेरा आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, तो आप ना या टेलीग्राम पर भी आप अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं, या फिर नेक्स्ट क्लास जब हम कल कर रहे होंगे तो उसको शुरू करने से पहले भी आप आपके जो सवालात हैं वो पूछ सकते हैं। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।